नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डीसी यादव और आप सभी लोगों का DCIS पे स्वागत है। क्रिस्टल क्लियर सेशन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे जीएस के उन चुनिंदा टॉपिक को जिन्हें समझने में सबसे ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आज हम अध्ययन करेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है साथियों, बहुत सारे हमारे मित्रों की समझ से परे है। तो अब आप इसे जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले साथियों, प्लीज़ यदि आप लोगों ने DCIS इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बात अगर साथियों हम राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति की करें तो अनुच्छेद 54 में वर्णित है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति क्या है। इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से, यानी अप्रत्यक्ष रूप का तात्पर्य हुआ कि सीधे जनता द्वारा नहीं चुना जाएगा, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से राष्ट्रपति को चुना जाएगा। उसके बाद इसमें मेंशन है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार, यानी जिन प्रतिनिधियों के माध्यम से राष्ट्रपति को जनता चुनती है वो प्रतिनिधि इस तरीके से होने चाहिए ताकि सभी लोगों के लिए एक अनुपात में वोट हो, और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। सभी को साथियों बहुत ही विस्तार से अध्ययन करेंगे कि अप्रत्यक्ष प्रणाली क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है। सबसे पहले बात करते हैं साथियों अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के बारे में। इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम, ये चुनाव की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जनता सीधे नेता या पदाधिकारी को नहीं चुनती, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से किसी को चुनती है। ऐसे चुनाव भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के होते हैं। इसके अलावा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव भी अप्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से होता है। तो अप्रत्यक्ष प्रणाली क्या है? अप्रत्यक्ष प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है साथियों जिसमें जनता के द्वारा सीधे व्यक्ति को नहीं चुना जाता। मान लीजिए जनता ने किसी MP MLA को चुना है, फिर उन्हीं MP MLA के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। यहाँ पर MP MLA के वोट की वैल्यू जनता के वोट की वैल्यू मानी जाएगी, क्योंकि जब उन्हें जनता ने चुन के भेजा तो उनका वोट जनता का वोट कंसीडर किया जाएगा। साथियों अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की लाभ की बात करें तो इसलिए ये प्रणाली लाई गई थी कि जो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है वो राजनीतिक और सामाजिक जानकारी रखते हैं, उन्हें अधिक सूझबूझ होती है और समझ के साथ चुनाव करते हैं। क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली जो है कठिन प्रणाली है, ये आम जनता के समझ से शायद बाहर हो। ऐसे में यहाँ पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया है। ये इसके लाभ है साथियों। साथ ही खर्च और समय का भी बचत होता है। अगर नुकसान की बात करें कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के नुकसान क्या हैं, तो एक तो प्रत्यक्ष भागीदारी की कमी होती है, यानी सीधे जनता चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेती है। इससे प्रणाली कम लोकतांत्रिक मानी जा सकती है। भ्रष्टाचार और राजनीतिक दबाव भी हो सकता है। अप्रत्यक्ष प्रणाली में निर्वाचक मंडल के सदस्यों पर राजनीतिक दबाव और अधिक प्रभाव हो सकता है, जिससे निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा सकते हैं। तो ये उसके नुकसान है साथियों। अब बात करते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व की। जैसा मैंने कहा कि जो निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति को चुनाव करता है उस निर्वाचक मंडल में
MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद की वोट की वैल्यू इस कदर तय की जाती है कि जनसंख्या के अनुपात में सभी सांसदों का मत समान रहे, जिससे देश के सभी हिस्सों और विभिन्न समूहों का प्रतिनिधित्व हो सके। अब अगर हम बात करें एकल संक्रमणीय मत पद्धति के बारे में, साथियों इसमें प्राथमिकता के आधार पर मतदान होता है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि कोई सांसद या विधायक राष्ट्रपति को अपना एक मत देता है, लेकिन वह अपने मत को प्राथमिकता के क्रम में डालता है। मान लीजिए सपोज दैट 3 उम्मीदवार हैं A, B, C, तो क्रमांक के अकॉर्डिंग वरीयता के अकॉर्डिंग वोट देता है। जैसे A को कितनी वरीयता देगा, B को कितनी देगा और C को कितनी देगा। आगे और उदाहरण के स्वरूप समझते हैं। जब मतगणना होती है साथियों, तब सबसे ज्यादा वरीयता जिसको मिलती है उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है, और वरीयता में जिसे 50% से ज्यादा अधिक मत प्राप्त हो जाते हैं वो विजयी घोषित हो जाता है। एक और उदाहरण स्वरूप समझते हैं। मान लीजिए कि 3 लोग हैं A, B, C, ठीक है। किसी की पहली पसंद A है, दूसरी पसंद B है और तीसरी पसंद C है। जब अगले दौर में A को आवश्यक बहुमत नहीं मिलता तो B सबसे कम मतों के साथ बाहर हो जाता है। तो B के मतदाताओं की दूसरी पसंद के अनुसार A और C को स्थानांतरण कर दिया जाता है। इस तरीके से जब तक किसी भी उम्मीदवार को 50% से अधिक मत प्राप्त नहीं होते हैं तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है, और इसी प्रक्रिया को हम एकल संक्रमणीय पद्धति के रूप में जानते हैं। साथियों भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की अगर बात करें, इसमें कौन कौन शामिल होता है, तो साथियों भारत के निर्वाचित मंडल में एक तो संसद के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जिसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसके अलावा साथियों राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, यानी देश के सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। इसके अलावा साथियों केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें दिल्ली और पुदुचेरी मात्र 2 ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा है, इन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो एक तरीके से अगर बात करें कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है, तो लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य, दिल्ली एंड पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों के विधानसभाओं के जो इलेक्टेड MLA होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। अब सवाल उठता है कि कौन कौन भाग नहीं लेता है। तो साथियों राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो शामिल नहीं होते हैं, एक तो राज्यों के विधान परिषद के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते, राज्यसभा और लोकसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, वो भी इसमें शामिल नहीं होते, और जिन केंद्र शासित प्रदेशों के पास अपनी कोई विधानसभा नहीं है उस केंद्र शासित प्रदेशों के लोग भी इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो साथियों ये था राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर सेशन समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और DCIS को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अपनी शिकायत और सुझाव देना भी ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।